Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 6 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज पीएचडी नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर टीचिंग जॉब्स सेज यूजीसी. यहाँ पर आपकी गाइडलाइंस आई हैं किसकी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि पीएचडी के लिए जैसे कि आप असिस्टेंट ऑफिसर के लिए किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पहले मैंडेटरी होता था कि आप पीएचडी होल्डर हों, है ना. आपने नेट या फिर जो सेट का एग्जाम होता है उसे यहाँ पर क्लियर किया हो. बट यूजीसी ने अब ये कहा कि ये जो मतलब गाइडलाइन थी इसे हमने मैंडेटरी करके रखा था पीएचडी, तो अब ये हमारे लिए इतनी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है. तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑन वेडनेसडे रिलैक्स्ड अ क्राइटेरिया फॉर appointing teachers in colleges and universities by reversing its decision to make PhD डिग्री मैंडेटरी फॉर हायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर. तो यहाँ पर पीएचडी डिग्री मैंडेटरी नहीं है. आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. तो कल का हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर किसी ने भी आंसर नहीं किया था. आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए, यहाँ पर आंसर करिए. अगर आप आंसर करेंगे तभी धीरे धीरे जाके आपके यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर होंगे. अब आप ऐसा सोचेंगे कि अगर हम कोई पूरा एक मटेरियल लेकर बैठ जाएं और उसके बाद उसको सॉल्व करें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो ऐसा करने में ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे. हम यहाँ पर डेली जो 3 और 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप उन पर ही फोकस करें और धीरे धीरे क्या करें, उनका आंसर करना स्टार्ट करें. अब जैसे कल का क्वेश्चन क्या था, व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट. आपका जो अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट बनता है उसका मेन रीजन क्या है, उसके फॉर्मेशन का मेन रीजन आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, अभी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. जो आपके डेजर्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट थे. इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. पहले हम लोकेशन देखते हैं अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट की. ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में करना है. सब लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है और सबको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है. अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गूगल कर सकते हैं. आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो आप इन रिसोर्सेज का यूज करिए. ओके, तो चलिए देखते हैं इसका रीजन आंसर क्या होता है. पहले हम इसका मैप देखते हैं. ओके, आप ये मैप देखेंगे तो ये आपका आ जाता है अफ्रीकन, ये अफ्रीकन बेल्ट आ गया और हमने बात करी थी यूरेशियन बेल्ट. तो देखिए ये आपका है इक्वेटर 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं, ये हुआ आपका 0 डिग्री इक्वेटर. इसके ऊपर हम 30 डिग्री ये नॉर्थ होता है और ये 30 डिग्री आपका साउथ हुआ. यहाँ पर आपकी जो सनलाइट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, आपको पता है डायरेक्टली यहाँ पर सनलाइट पड़ती है. इससे क्या होता है, यहाँ की जो विंड होती है आप देखेंगे यहाँ की जो हवा होती है गर्म होती है, और जब विंड यहाँ पर गर्म होती है तो वो कैसी हो जाती है, लाइट हो जाती है ना. जब विंड यहाँ पर क्या होती है आपकी गर्म होती है तो वो उसका वेट जो होता है लाइट हो जाता है और वो क्या होती है ऊपर की तरफ उड़ने लगती है. मतलब वो उसका जो प्रेशर होता है, मतलब कि जब विंड लाइट हो जाती है तो वो आपके ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ जाके वो क्या करती है, क्लाउड का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, अभी यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. अब ये विंड क्या होगी, ऊपर उठ के या तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर ये नीचे की तरफ बैठ जाएगी, है ना, यही होगा. अब आप सभी को पता है हमारी अर्थ क्या करती है, अपनी ही एक्सिस में रोटेट करती है. ये हमारी अर्थ है और ये अपनी एक्सिस में रोटेट करी. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो विंड यहाँ पर जो आपकी वार्म विंड थी, है ना, आपके यहाँ पे वार्म विंड यहाँ पे ऊपर उठी और ये ऊपर उठ रही है. इसी के साथ में आपका यहाँ पे कोरोलिसिस फोर्सेस भी लग रहा है. ये आपकी जो अर्थ है ये रोटेट हो रही है एक साथ, तो ये विंड जो है ये इस तरफ मूव होने लगती है. और यहाँ से हम देखेंगे जो वेस्टर्लीज हैं और मतलब कि आपकी जो कोल्ड विंड है वो क्या करने लगती है, धीरे धीरे यहाँ पर जो एरिया क्रिएट होता है, अभी कोल्ड विंड उड़कर ऊपर चली गई तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक एरिया वैक्यूम यहाँ पर हुआ, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पे जो कोल्ड विंड होती है वो यहाँ से आती हैं. ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, एक हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है. आप देखेंगे तो इस एरिया में क्या होता है आपका, ये हाई प्रेशर बेल्ट बनता है. तो देखिए डेजर्ट फॉर्म ड्यू टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, लैक ऑफ रेनिंग बियरिंग मैकेनिज्म. अब यहाँ पर जब हाई प्रेशर बेल्ट बनता है तो इससे क्या होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर आपका पूरा जो एरिया हो जाता है वो एरिड हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है, जिसको हम डेजर्ट्स कहते हैं. ओके, तो आई होप क्लियर होगा आपको ये. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है,
इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो आपका जो अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट है वो कहाँ पर आपका लोकेटेड है, आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सेल पर लोकेटेड है। इसलिए यहाँ पर क्या है, मेन रीजन है कि यहाँ पर आपका क्या बनता है, ये रेगिस्तानी एरिया है, आपका डेजर्ट एरिया है। ओके, सो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। ठीक है, तो आपका अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट जो है वो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर लोकेटेड है। ड्यू टू द मेन, दिस इज अ मेन रीजन, ये आपका क्या है, मेन रीजन है कि यहाँ पर अफ्रीकन और यूरेशियन जो है एक ये डेजर्ट है। ठीक है, सो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट इज दैट इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड करंट्स। यहाँ पर क्या है, कोल्ड करंट्स का इन्फ्लुएंस होता है विच लीड्स टू हाई एरिडिटी। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि आप देखेंगे ये जो वार्म एयर थी ये उड़ के चली गई और यहाँ से जो कोल्ड एयर थी वो आकर यहाँ पर आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जब आपकी जो कोल्ड एयर होती है वो ड्राई होती है, कोल्ड एयर आपकी यहाँ पर ड्राई होती है, जिसके कारण उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ का मॉइस्चर नहीं है तो मतलब रेन नहीं है, रेन नहीं है तो मतलब वहां पर क्या होगा, पूरा रेगिस्तान होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आपकी जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो इसका इन्फ्लुएंस में आती है, जिसके कारण यहाँ का जो एरिया होता है हाई एरिडिटी, मतलब कि आपका पूरा रेतीला होता है, रेगिस्तानी होता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा पूरा ये क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है, सब लोगों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। आपको ये बताना है कि आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, मानस नेशनल पार्क, नंदपा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो इसमें से कौन सा जो आपका नेशनल पार्क है वो कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है। ओके, टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा इसमें से नेशनल पार्क आता है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। इसका आंसर आप लोगों को कल विद मैप यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब पहले तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मतलब आपके पास यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 आता है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आता है और ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी आती है। तो इसमें से किसके कारण यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपके पास यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो इसमें से आपको यहाँ पर आंसर करना है। वीडियो के लास्ट में आपको इसका राइट आंसर मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंडिया बेनिफिटेड एज अ मेंबर ऑफ SCO बट द फ्यूचर इज नॉट ब्राइट। अब यहाँ पर ये क्या, आप सभी को पता है 4 जुलाई को हमारी SCO की यहाँ पर समिट हुई थी। ठीक है, SCO की वर्चुअल समिट हुई थी, जिसको किसने होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था। अब हम अगर SCO की बात करते हैं, ये आपका कब बनता है, SCO 2000 यहाँ पर 23 में ये इसको बनाया जाता है, सॉरी 2001 में। ओके, अब और 2017 में इंडिया इसका क्या बनता है, आपका फुल मेंबर बन जाता है। इंडिया विद पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया साथ में ही इसके फुल मेंबर्स बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो है, इसमें इसका जो मेन ये था कि हम क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है कंट्रीज के बीच में, और एक तरीके से मिलिट्री कॉपरेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, सोशल कॉपरेशन, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा SCO के अंदर। बट इंडिया के यहाँ पर ऐसे कि मतलब इंडिया मेंबर बना किसका, SCO का, तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदे तो नहीं हुए, लेकिन हमारा फायदे तो हुए हैं, बट इतना ज्यादा हमारा फ्यूचर क्या इसमें ब्राइट नहीं है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं SCO हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज SCO में आपका चाइना है सबसे पहले तो, ओके, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, और दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर रशिया है। तो इन तीनों कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन को मेंटेन रखना, क्योंकि आपका चाइना और पाकिस्तान तो आपकी बॉर्डर कंट्रीज हो गई, आपकी नेबरिंग कंट्रीज हो गई। ओके, रशिया भी हमारा एक बहुत ही अच्छा और आपका फ्रेंड है यहाँ पर। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन यहाँ पर वॉर चल रहा है, जिसके कारण रशिया के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। सैंक्शंस के बाद भी हमने क्या देखा, हम अपने रिलेशन को बनाकर रख रहे हैं। हमने किसी भी कंट्री को यहाँ पे फेवर नहीं किया कि हाँ हम रशिया के साथ हैं या फिर यूक्रेन के साथ हैं। ठीक है, उसके बाद भी जो हमारा ट्रेड था
अब यहाँ पर देखेंगे टू बी एन न्यूट्रल ऑन अ यूक्रेन वॉर बेनिफिटिंग फ्रॉम फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स परचेजेस फ्रॉम रशिया। यहाँ पर इंडिया क्या रहा, न्यूट्रल रहा, जिसके कारण इंडिया को भी फायदा हुआ। हमने यहाँ पर जो फ्यूल और फर्टिलाइजर्स थे उसको हमने रशिया से क्या किया, परचेस किया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अभी हाल ही फिलहाल में ईरान को यहाँ पर फुल मेंबर मिल चुकी है, फुल मेंबरशिप मिल चुकी है आपको, किसको, ईरान को। तो ईरान के भी हमारे बहुत ज्यादा फायदे। आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट आर्टिकल मिलेगा, नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर देखेंगे ईरान इंडक्शन इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ईरान का आपका क्या हुआ है, इंडक्शन हुआ है। तो इससे क्या क्या फायदे हुए इंडिया के लिए, मेनली क्या फायदा हुआ, ये हमारे लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस होता है। तो आप सभी को पता है कि जब यहाँ पर ये 2000 संघाई कोऑपरेशन 2001 में यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये पहले 5 यहाँ पे कंट्रीज आती है, फिर धीरे धीरे इसका जो एम्बिट है उसको इंक्रीज किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में फिर से ये कहा जा रहा है कि हम एससीओ का जो एक और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, जो अदर मेंबर्स है इसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ओके, अब अगर हम पहले बात कर लेते हैं एससीओ के मेन गोल्स क्या क्या हैं। तो एससीओ का जो मेन गोल है कि स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर, स्टार्ट प्रमोटिंग देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। तो इनका मेन ये है कि हमारा एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करना है मेंबर्स के बीच में, जो हमारा ट्रेड है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, यहाँ पे एक जॉइंट मेंटेनेंस लेकर आनी है, पीस को सिक्योर करना है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लेकर आना है रीजन में, जो हमें क्या करना है, एक स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। जो आजकल एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आपका आ रहा है, एक न्यू पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर आ रहा है, इसे भी हमें क्या करना है, फेयर और रैशनल तरीके से स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो ये सारी हमारे क्या हो गए, गोल्स हो गए एससीओ के। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके, एससीओ के साथ ईरान का जो इंडक्शन हुआ है ना, हम न्यू यहाँ पर ईरान एक मेंबर बना है, तो इससे हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं इंडिया को, मेनली यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है। तो देखिए, वाइल एससीओ ओरिजिनल गोल्स फोकस मोर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अगर हम एससीओ का ओरिजिनल गोल देखते हैं तो क्या है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है, बट रिसेंटली हमने क्या देखा, यहाँ पर इसका जो एम्बिट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। अब देखिए इससे क्या हो सकता है, फॉर इंडिया दैट हैज बिल्ड इट्स कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी थ्रू ईरान झाबार पोर्ट वेयर इट ऑपरेट्स द टर्मिनल एंड थ्रू आर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट गोज थ्रू ईरान एंड सेंट्रल एशिया टू रशिया। अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ईरान का जो झाबार पोर्ट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीके से वो क्या करेगा, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और ये जो एक कॉरिडोर है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो यहाँ पे ईरान से जाता है, फिर सेंट्रल एशिया से जाता है टू रशिया। तो इससे क्या हो, एक तरीके से ईरान जो है एससीओ की बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की तरह सामने आ सकता है। पहला तो ये कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू क्या कर पाते हैं, ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो ईरान के साथ अगर हम कल्चरली भी देखें, हिस्टोरिकली भी देखें, तो हमारे यहाँ पर रिलेशन रहे हैं। तो ईरान हमारे लिए बहुत अच्छा जो आपका सेंट्रल एशिया है उससे कनेक्ट करने के लिए, रशिया से कनेक्ट करने के लिए ईरान आपके लिए यहाँ पर बेहद मतलब कि इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ओके, तो आप देखेंगे पाकिस्तान विच हैज ब्लॉक ट्रांजिट ट्रेड फॉर इंडिया। आप नेक्स्ट देखेंगे दैट द डबल लैंड लॉक विद द सीक टू बिल्ड मल्टी मॉडल ट्रेड रोड व्यू अफगानिस्तान टू पोर्ट इन बोथ पाकिस्तान ईरान। हम उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, उज्बेकिस्तान के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उज्बेकिस्तान आपका एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर किसी भी दूसरे कंट्रीज में एक्सेस करने के लिए किसी सेकंड कंट्री की यहाँ पे जरूरत पड़ती ही है। ये आपका उज्बेकिस्तान हो गया, ये आपकी पूरी लैंडलॉक कंट्री हो गई, तो इसके लिए यहाँ पर जो ईरान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इंडक्शन ऑफ ईरान अ हिस्टोरिकली क्लोज पार्टनर ऑफ इंडिया दैट हैज ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान विल ब्लॉस्टर इंडिया पुश टू एंड टू टेरर सेफ हेवंस। अब यहाँ पर आप सभी को पता है ईरान में भी यहाँ पर बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, ठीक है, और इसमें ईरान ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र किया है। तो यहाँ पर ईरान और इंडिया साथ में आकर क्या कर सकते हैं, जो टेरर है उसको यहाँ पे पुश प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम टेरर को क्या करेंगे, पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, ईरान इज एन अ फैक्ट दैट द एससीओ इज इंक्रीजिंगली सीन एज एंटी वेस्ट फोरम। अब ईरान को भी ये पता है कि ईरान क्या मतलब कि एससीओ जो है आपका एक तरीके से एंटी वेस्ट फोरम है, जैसे कि आपका नेटो हो गया, है ना, नेटो में पूरे आपके क्या है, सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। उसी तरीके से एससीओ को यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है कि ये क्या है, वेस्ट जो एंटी वेस्ट है। मतलब आप देखेंगे रशिया है, तो रशिया क्या है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रशिया आ जाता है, छोटा सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे फॉरम एंड ईरान लाइक रशिया इज अंडर सीवियर सैंक्शन। अब जैसे कि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक एंटी वेस्ट फोरम है। तो इन एडिशन द यूएस हैज एक्यूज ईरान ऑफ सप्लाइंग वेपन्स टू रशिया एंड एक्सपेक्टेड इंडक्शन ऑफ बेलारूस नेक्स्ट ईयर विल only strengthen this image of the SCO even as India strengthen ties with Quad, making the Indian Balancing Act more difficult। अब यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, इंडिया के लिए थोड़ा सा चैलेंज आएगा सामने कि वो किस तरीके से वेस्ट और आपका जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ वो कैसे यहाँ पर एक बैलेंस तरीके से यहाँ पर अप्रोच किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज चूज अ न्यू पैलेट फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। अब यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड इंडियन आर्टिस्ट एंड आर्टिसंस टू रीच वाइडर ऑडियंस। यहाँ पे आर्टिस्ट की बात की जा रही है, किसके? आर्टिस्ट की बात की जा रही है कि उन्हें क्या होता है। देखिए आज की अगर हम इकोनॉमी देखते हैं, जब से आपका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो इसके कारण जो इंडियन आर्टिस्ट हैं और आर्टिसंस हैं, हमने यहाँ पर उनको मतलब कि बहुत ही वाइड रेंज में आप देखेंगे उन्होंने ऑडियंस को रीच किया है। बट उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मार्केट एक्सेस, डिजिटल डिवाइड, सस्टेनेबिलिटी, क्राइम, जो आपके आर्ट के क्राइम्स होते हैं तो इनको आर्टिस्ट से डील करना पड़ रहा है। अब हम क्राइम की बात करते हैं। क्राइम वर्ल्ड में आप देखेंगे कि आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या क्राइम हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइम क्या आ जाता है आपका? आर्ट थेफ्ट। आपका जो आर्ट थेफ्ट होता है, आर्ट की चोरी कर ली जाती है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जैसे कि आपका कोई आर्ट वर्क है तो यहाँ पर उसको कॉपीराइट जो मिलता है कि हाँ ये मेरा एक आर्ट वर्क है और इसमें ये मेरा कॉपीराइट है, तो यहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। फॉर्जरी होती है, आपकी फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, इलिसिट यहाँ पे ट्रैफिकिंग की जाती है। तो ये सारे क्राइम्स आपके आ गए हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म लेकर आने की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकें, ये जो क्राइम्स हैं उसको और ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि रोक सकें। तो एड्रेसिंग दीज क्राइम्स रिक्वायर इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स, इंटरनेशनल कॉपरेशन, पब्लिक अवेयरनेस, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रैकिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इन क्राइम्स को अगर हमें एड्रेस करना है तो इसके लिए हमें प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे, इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है, एक पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, और साथ साथ यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकें, प्रॉपर ऑथेंटिकेट कर सकें आर्ट वर्क को और उसको ट्रैक कर सकें। क्योंकि यही इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इन क्राइम्स को टैकल किया, इसी के चलते हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर्ट इकोनॉमी को यहाँ पर चैलेंजेस पोस्ट करने पड़ते हैं, इसके लिए यहाँ पर हमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, artwork depicting or exploring criminal activities as well as criminal activities within the art industry pose significant challenges. There is no institutional infrastructure, expertise and technology to verify the original work. The gap is leading to injustice toward genuine artists. अब यहाँ पर क्या है, कोई भी आपका इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, और एक्सपर्टीज नहीं है टेक्नोलॉजी के कारण, जिसके कारण जो आपका ओरिजिनल आर्ट वर्क होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, और जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं उनके साथ क्या होता है, इनजस्टिस होता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, इन क्राइम्स को एड्रेस करना होगा, जिससे कि हम जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अब हम बात करते हैं, एक हमें एक वर्केबल सॉल्यूशन लेकर आना होगा, क्योंकि जो ये आर्ट वर्क है आपका एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है। To promote economic growth, a solution can be encourage India's soft power by having a capacity building center। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है तो इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है उसे इंकरेज करना होगा, किसके थ्रू, एक कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर के थ्रू। जो आर्टिस्ट हैं, इकोसिस्टम को हमें इनोवेटिव बनाना होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पर स्टार्टअप्स लेकर आना होगा आर्टिस्ट के लिए, क्राफ्ट सेक्टर के लिए, यहाँ पे गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स, कि अगर जो आर्टिस्ट है वो उनका यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होंगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो आपका आर्ट वाला सेक्टर है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पर एक तरीके से हमें ब्रिज बनाना होगा, यहाँ पर जैसे कि आर्टिस्ट होते हैं और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज बनाना होगा। यहाँ पे वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लेकर आ सकते हैं, उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन इन अ लार्जर कम्युनिटी एंड नेटवर्क्स, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। और अगर हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, जिसके कारण वो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही, क्राइम्स हो रहे हैं आर्ट वर्ल्ड में, उसको वो क्या कर सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। ओके, तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था, एक मतलब एनालिसिस था और कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एन इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेंट्स। यहाँ पर
अगर हम केरल की बात करते हैं, आपका रिसेंट यहाँ पे एस्टिमेट बताया गया है केरल प्लानिंग रिपोर्ट 2021, जिसके थ्रू ये बताया गया केरला इज एन एम्प्लॉयमेंट हब फॉर 34 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो यहाँ पर ये कहा गया कि केरल क्या है आपका 34 लाख 34 लाख आपके यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं। कहाँ? केरल में। अब ये क्यों है यहाँ पर इतने ज्यादा, क्यों माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हायर वेजेस, रेगुलेरिटी ऑफ वर्क, better social and cultural million compared to other states as a key driver influencing the worker to flow towards Kerala। तो यहाँ पर आपका क्या एक सोशल एंड कल्चरल, आपको बेटर सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यहाँ पे रेगुलेरिटी ऑफ वर्क है और हाई वेजेस है, जिसके कारण जो माइग्रेंट वर्कर्स को ये क्या करता है, अपनी तरफ केरल अट्रैक्ट करता है। बट स्टिल यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि केरला इम्प्लीमेंटेड अ रेंज ऑफ वेलफेयर, हेल्थ एंड लिटरेसी स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। केरल ने यहाँ पे बहुत ही लार्ज लेवल पर आप देखेंगे वेलफेयर और हेल्थ और लिटरेसी जो स्कीम्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और केरल को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, एक माइग्रेंट फ्रेंडली स्टेट है। ओके, बट अगर हम रियलिटी में देखेंगे, स्टिल यहाँ पर बहुत सारे आप देखेंगे कि चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। ये जो स्कीम्स आती हैं तो ये ग्राउंड लेवल तक यहाँ पर इंप्लीमेंट हो भी पाती हैं या नहीं भी हो पाती हैं। बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इससे क्या रह जाते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं इन स्कीम की मतलब की बेनिफिट से, जो इसके प्रॉपर बेनिफिट्स होते हैं उससे यहाँ पर उनको रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे माइग्रेंट लेबर गवर्नेंस इज फेसिंग ऑर्गेनाइजिंग ट्रबल, ब्रॉडली कंसीव एज यूनिट ट्रबल। यूनिटी ट्रबल रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ अ डिसएग्रीगेट असेसमेंट ऑफ वर्क एंड लाइफ सिचुएशन ऑफ द माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन। ओके, तो अब यहाँ पर ये सारे जो हम मतलब क्या आप देखेंगे, दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट करंट पॉलिसीज लेक कॉम्प्रिहेंसिव विजन कंपेयर टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। यहाँ पर आपका आता है क्या, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, जिसमें ये जो पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन जो है इसको लैक करता है। ओके, अब यहाँ पर जो पॉलिसी मेकिंग में इतना ज्यादा इंक्लूसिवनेस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस स्ट्राइक्स हुई थी। आप देखेंगे उजाव स्ट्राइक 2012 से यहाँ पर जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की थी। उसके बाद हम देखेंगे आथराम पुजा स्ट्राइक 2023 में आपकी होती है, इतुरा मनूर स्ट्राइक आपकी होती है यहाँ पर। उसके बाद एंटी एक्सप्लॉयटेशन स्ट्राइक 2016 में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी वेजेस थेफ्ट स्ट्राइक 2012 में होती है। तो यहाँ पे वेरियस स्ट्राइक्स की जाती है माइग्रेंट वर्कर्स के थ्रू, जिसके कारण आप क्या देखते हैं कि वेरियस यहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग उसका जो एम्बिट उसको और ज्यादा, उसका जो विजन उसको और ज्यादा इंक्रीज किया गया है। ठीक है, बट स्टिल हम यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि वर्कर्स आर फेस्ड अनहाइजीनिक लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन एंड लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल अब्यूज, वेल एंड वर्बल एंड सिंबॉलिक वायलेंस। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स क्या करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, जैसे कई बार उन्हें वेजेस नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, जो माइग्रेंट लेबर कम्युनिटी होती है उनको एड नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जो एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन को फिजिकली और वर्बली उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, है ना, तो डायरेक्टली या फिर अदरवाइज वो किसी ना किसी तरीके से क्या हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं। तो उसमें ये अब कुछ वे फॉरवर्ड बताया गया कि हम किस तरीके से ये जो चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स है माइग्रेंट वर्कर्स के, उसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी, है ना। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यहाँ पर आपके पॉइंट्स हैं। आप इसको अगर आप खुद से भी रीड करेंगे तो आपको ये पूरी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। क्या क्या हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस टू एड्रेस अ क्रूशियल टास्क ऑफ अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स नीड टू बी एम्ब्रेस्ड इन दिस कंटेस्ट। फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन अप्रोच टू थीमेटिक मेथड टू डेवलप अ पंचायत वाइज ऑपरेटेबल फंक्शनल डेटा बैंक ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका एक डेटा पहले तो निकालना चाहिए। आप इसको फंक्शनल डेटा बैंक के थ्रू कर सकते हैं या फिर पंचायत वाइज जो है इस डेटा को आपको जनरेट करना चाहिए। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, कल्चर, लाइफ, सोशल सिचुएशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स आर फर्मली ग्राउंडेड इन द राइट बेस्ड प्रिंसिपल। यहाँ पर जो आप देखेंगे हेल्थ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, कल्चर और लाइफ से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है माइग्रेंट वर्कर्स की, उसको यहाँ पर राइट बेस्ड, मतलब कि उसको पहले ग्राउंड रियलिटी में उसको चेक करना चाहिए और उस पर क्या प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। अगर कोई माइग्रेंट वर्कर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से डील कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डील कर रहा है, कल्चरल लाइफ या सोशल सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम डील कर रहा है, तो उसमें यहाँ पर क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। थर्ड, इसमें क्या कहा गया है कि मैकेनिज्म मस्ट बी एस्टैब्लिश इन कोलैबोरेशन विद द ओरिजिन state of labors to enhance access to justice
फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पर पूरा प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें जो माइग्रेंट वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको उनसे अवेयर कराना चाहिए और जितनी भी लीगल रेमेडीज हैं उन्हें अवेलेबल करानी चाहिए। इनिशिएटिव सिमिलर टू ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज, कम्युनिटी एंगेजमेंट, फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा टू इंप्लीमेंट इंक्लूसिव पॉलिसी फॉर सोशल इंटीग्रेशन एंड माइग्रेंट वर्कर्स इनटू द लोकल कम्युनिटी। तो यहाँ पर हमें कल्चरल एक्सचेंज जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है उनके बीच में लेकर आना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो पॉलिसीज हैं वो लोकल लेवल तक इंप्लीमेंट किया जा सके। मल्टी स्टेक होल्डर पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग डायलॉग्स फॉर इंश्योरिंग माइग्रेंट वर्कर्स। यहाँ पे मल्टी स्टेक होल्डर पॉलिसी हमें लेकर आनी होगी और इंश्योर करना होगा यहाँ पे डायलॉग्स को, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका वेलफेयर को इंश्योर किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें यही कहा गया कि हमें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी लेकर अब आनी होगी, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स क्या होती हैं, किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं, है ना। माइग्रेंट जो आपके वर्कर्स होते हैं वो आपकी इकोनॉमी के बैकबोन होती हैं, और अगर आपकी बैकबोन ही वीक रहेगी तो यहाँ पर आपकी इकोनॉमी भी क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ पर कोलैप्स करना स्टार्ट कर देंगी। इसलिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमें एक इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी, जिसमें उनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक जो सिटीजन्स राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें भी इंश्योर किया जाए और उन्हें सारी जो सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इज कैबिनेट गिव्स नोट टू डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब आपका मॉनसून यहाँ पर सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और उसके बाद मतलब कि 20 जुलाई से आपका मॉनसून सेशन यहाँ पे बिगिन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपका कैबिनेट ने जो डेटा प्रोटेक्शन, आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसको यहाँ पर रखा जाएगा। इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया गया है। अब देखते हैं ये बिल पास होता है नहीं, और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। इसमें मेनली क्या है, आप देखेंगे हमारा IT एक्ट 2000 था, जिसमें जो प्राइवेसी वाला जो कंसर्न आता था, हम बहुत सारी जो चीजें थी वो यहाँ पर आपकी लैग कर रही थी। RTI एक्ट के थ्रू इसको भी अमेंडमेंट की बात की गई है। तो देखिए, इट स्पेसिफाइड नॉर्म्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स। तो यहाँ पर जो इंडियंस का पर्सनल डेटा है उसको मैनेजमेंट को इसमें स्पेसिफिक किया गया है। एक्टिविस्ट हैव रेज कंसर्न ऑन द अमेंडमेंट ऑफ RTI एक्ट 2005 दैट वुड प्रोहिबिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर RTI एक्ट को भी यहाँ पर जो एक्टिविस्ट है उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि जो RTI एक्ट 2005 के थ्रू यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी, किसी भी पर्सन का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर नहीं किया जाएगा, उसको प्रोहिबिट करने की बात की गई है। तो अब देखते हैं फर्दर ये जब आपका बिल आता है तो उसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए निकल कर आती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड विथ लॉन्च व्हीकल LVM-3। अब आपका यहाँ पर डेट तो अभी फाइनल नहीं डिसाइड हुई, लॉन्च विंडो यहाँ पे बता दिया गया कि 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में आपका जो चंद्रयान 3 है इसे लॉन्च किया जाएगा। एंड ऑर्बिटल रेजिंग विथ टेक प्लेस सून आफ्टर लॉन्च। द लैंडर एंड ऑर्बिट विल ऑर्बिट द मून बिफोर टचिंग डाउन द लूनार सरफेस। अब हम चंद्रयान 3 के बारे में देख लेते हैं, ये आपका क्या है। चंद्रयान 3 आपका मिशन क्या है, इंडिया 3rd मून मिशन एंड इज अ फॉलो अप फॉर चंद्रयान 2 ऑफ जुलाई 2019 विच एम्ड टू लैंड अ रोवर ऑन द लूनार साउथ पोल। तो यहाँ पर जो आपका मून है उसका साउथ पोल जो है, मून का जो साउथ पोल है वहां पर ये लैंड रोवर करेगा। ये मिशन आपका चंद्रयान 2 से फॉलो अप हो रहा है, ठीक है। The mission is scheduled to be launched later 2023 by launch vehicle Mark 3 from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota। तो ये कहाँ से लॉन्च होगा, आपका सतीश स्पेस धवन सेंटर एट श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसमें 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं, क्या, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। तो हम प्रोपल्शन मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन टिल 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो क्या करेगा, जो लैंडर और रोवर है, आप देखिए यहाँ पर LVM-3 देखेंगे, ये इस तरीके का आपका दिखता है, ये ऐसा, ठीक है। ये आपका जिसके थ्रू यहाँ पर जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो अब इस व्हीकल के बारे में देख लेते हैं। इट इज प्रीवियसली नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले इसको हम क्या कहते थे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता था। रिसेंट लॉन्चिंग, इसने अभी रिसेंटली यहाँ पे 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। 6 लॉन्चेस ऑफ इंडियाज हैवीएस्ट रॉकेट LVM-3। तो इसको यहाँ पे इंडिया की जितने भी हैवी रॉकेट्स है उसमें यहाँ पे 6 लॉन्च यहाँ तक अभी तक इसने कर चुका। It was the second dedicated commercial satellite mission undertaken by the Space PSU New Space Limited फॉर नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन OneWeb। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये लॉन्च व्हीकल 3 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का आपका हमारा जो इसरो है उसका हेवीएस्ट रॉकेट है आपका,
ओके, इट इज अ मीडियम लेफ्ट लॉन्च व्हीकल प्राइमरली डिजाइन टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये क्या आपका मीडियम लेफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसका प्राइमरली इसको डिजाइन किया गया था कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च करने के लिए इसको यहाँ पर डिजाइन किया गया था, ठीक है। एलवीएम इज अ 3 स्टेज व्हीकल विद 2 सॉलिड मोटर स्ट्रेप्स ऑन एंड लिक्विड प्रोपेलेंट कोर स्टेज एंड द क्रियोजेनिक स्टेज। तो इसमें मेनली क्या है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। अगर हम बात करते हैं द रॉकेट कैरिड इनटू ऑर्बिट वन वेब 36 लो अर्थ ऑर्बिटर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अभी हाल ही फिलहाल में वन वेव्स के यहाँ पे 36 जो रॉकेट थे, रॉकेट के थ्रू यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है और वो जो आपका लॉन्च था वो भी सक्सेसफुल यहाँ पर रहा है। ओके, तो देखिए 36 सैटेलाइट्स फ्रॉम वन वेव हैज बीन सक्सेसफुली पुट इनटू ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो 36 सैटेलाइट्स थी वन वेव की उसको सक्सेसफुली यहाँ पे ऑर्बिट में पुट किया गया है। ओके, तो अब देखते हैं आपका यहाँ पे चंद्रयान मिशन, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था आज का कि हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन आपका कैसे आता है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो फैक्चुअल डेटा उसको पढ़ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। देखिए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 is regarded as a foundation stone of English education system in India। तो 1813 जो आपका चार्टर आता है उसको हम रिगार्ड करते हैं एज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो गया, मतलब कि यहाँ पर जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेकंड वाला तो ये गलत हो गया। उसके बाद आपका ए, सी और डी ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अब देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं, इन 1823 द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल अपॉइंटेड जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट द 1 लाख ऑफ रुपीज फॉर एजुकेशन। यहाँ पर क्या होता है, 1823 में जनरल गवर्नर एंड काउंसिल ने क्या अपॉइंट किया था, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट। यहाँ पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और उनको 1 लाख रुपए दिए गए थे, किसके लिए, एजुकेशन के लिए दिए गए थे। अब हम देखते हैं क्या ये आपका ऑप्शन में है। तो देखिए, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 1823 में इसको भी यहाँ पे क्या किया गया था, गठित किया गया था। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी आपका फैक्ट नहीं, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 और जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में इंट्रोडक्शन होता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आज इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं सारी आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।